हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस की, एक ऐसी टीम की कि जिसने आईपीएल में एंट्री लेते ही सनसनी मचा दी थी। जहां दोस्तों 2022 में ये टीम आई थी। कहने को तो ये टीम नई है, युवा है, बट आते ही इन्होंने अपना टाइटल जीत लिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी, ना स्क्वाड इनके पास, स्क्वाड में बड़े बड़े कोई नाम थे, ना कोई बहुत ही रिनोन कैप्टन था। उसके बावजूद भी इस टीम ने टाइटल जीता था 2022 में, हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में। जबकि दोस्तों इस टीम को जब खरीदा गया था तो इनके ओनर्स के पास वही वाली बात होती है कि जो बचा कुचा माल होता है ना, इधर उधर से लेने का, वो मौका था। बड़े बड़े प्लेयर्स इनके पास थे नहीं, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दी, उनके ऊपर विश्वास जताया। प्लस आशीष नेहरा के अंडर में हार्दिक पांड्या, यानी कि जो डुओ था ना, आशीष नेहरा प्लस हार्दिक पांड्या, इतना सही कॉम्बिनेशन था कि 22 में इन्होंने चैंपियनशिप जीती, 23 में ये फाइनल में आए और आते आते मतलब वो रविंद्र जडेजा का आखिरी बॉल पे 4 रन और इनके हाथ से ट्रॉफी फिसल गई, वरना ये बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीत जाते। बट वही है ना कि इनकी किस्मत थोड़ी सी उस टूर्नामेंट में खराब थी कि मैच बहुत लंबा खिंच गया। बारिश के चलते जो मैच एक दिन में खत्म होना था वो 2 दिन तक चला गया। रात को 1:15 रिजल्ट आया था कि गुजरात टाइटंस ये मैच हार चुकी है। उसके बाद हार्दिक पांड्या टीम से जाते हैं मुंबई के साथ, गुजरात ट्रेड करती है और शुभमन गिल के हाथ में आती कैप्टेंसी। मगर पिछला सीजन गुजरात टाइटंस के लिए कुछ खास नहीं गया, ये प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और जो इनके आईपीएल इतिहास में छोटा सैंपल साइज है उसमें इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस निकली। और उस पर क्या हुआ ना कि कैप्टन शुभमन गिल थे, युवा कैप्टन थे, उनके कुछ क्या बोलते हैं डिसीजंस पे भी सवाल उठे, उनकी कैप्टेंसी पे भी सवाल उठे। बट गुजरात टाइटंस ने कहा नहीं, हम शुभमन गिल को एक और मौका देंगे, युवा कप्तान है, हमको ग्रूम करेंगे और इन्हीं के हिसाब से टीम चलेगी। और इस साल भी शुभमन गिल इस टीम के कैप्टन है। ऑक्शन टेबल पे जब गुजरात टाइटंस उतरी थी तो लग रहा था कि बहुत स्मार्ट मूव्स खेल रही है, काफी शानदार प्लेयर लिए हैं, काफी अच्छे टेक्टिकल चल रहे हैं। बट जब हमने इनके स्क्वाड का पूरा स्वॉट एनालिसिस किया तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ कमियां नजर आई कि शायद गुजरात टाइटंस उस कमी को फिल कर सकती थी। पिछला जो उनका स्क्वाड था जो 22 और 23 में खेला, उसके मुकाबले ये स्क्वाड थोड़ा सा हल्का हमको नजर आया है, कुछ लूप होल्स नजर आए हैं। उन सब के बारे में आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा शॉर्ट एनालिसिस आने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियो देखने में इतना मशगूल हो जा रहे हो कि लाइक करना भूल जा रहे हो। कमेंट कर रहे हो, व्यूज आ रहे हैं, बट आप लोग वॉच टाइम भी आ रहा है, बट आप लोगों के लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों के लाइक्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आपका तो कुछ नहीं जाता 1 लाइक दबाने में, पर हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो कृपया करके वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे इनके कप्तान शुभमन गिल के बारे में। देखिए, वैसे तो इनको प्रिंस कहा जाने लगा है कि प्रिंस शुभमन गिल हैं। युवा युवा चल रहा था, बट अब ये युवा नहीं रहे हैं, काफी सालों का इनके पास अनुभव है, इंटरनेशनल मैचेस काफी खेल चुके हैं, आईपीएल भी कई साल से खेल रहे हैं, अब तो कैप्टेंसी का भी इनके पास अनुभव है। तो पिछले साल तो चलो इनके ऊपर एक टैग था जिसकी वजह से बच गए कि यार युवा कप्तान है, बट अब वो कप्तान युवा नहीं है, अब वो कप्तान मैच्योर हो चुका है। इनफैक्ट वो टीम इंडिया का भी वाइस कैप्टन है। तो सोचिए शुभमन गिल अब इस पोजीशन पे हैं कि कहीं भी इनके पास बचने का चांस नहीं है। अब इनको एज अ कैप्टन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जो एक्सपीरियंस इन्होंने बीते सालों में गेन किया है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के एज अ वाइस कैप्टन खेले थे, तो वहां से जो एक्सपीरियंस लिया है इन्होंने, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए, अपनी टीम का रिजल्ट अच्छा करने के लिए। शुभमन गिल की आप खुद बात करोगे तो वो गजब फॉर्म में चल रहे हैं इस टाइम पे। चाहे आप इंग्लैंड की वनडे सीरीज देख लो, T20 तो अभी खेलते नहीं है, इंग्लैंड की वनडे सीरीज आप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस देख लो, तो शुभमन गिल का बल्ला मतलब चलता ही चला आ रहा है। हाँ, ये कि लास्ट के कुछ मैचेस में सेमीफाइनल फाइनल में शुभमन गिल का बल्ला उतना नहीं चला जितना पीछे चलता हुआ आ रहा था। बट ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, बैट से रन निकल रहे हैं, शॉट हैं, बॉलें लग रही हैं। वो तो ग्लेन फिलिप्स ने अगर वो कैच ना पकड़ा होता तो शायद उस मुकाबले में भी शुभमन गिल एक हाफ सेंचुरी आपको लगा के देखते। तीनों सीजन में अगर गुजरात टाइटंस ने जो भी परफॉर्म किया है, पहले सीजन में वो चैंपियन बनी है या दूसरे सीजन में फाइनल तक गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं शुभमन गिल का योगदान बहुत अहम रहा है। ऊपर से आके ये रन करते हैं, एक छोर संभाल के रखते हैं, इनके इर्द गिर्द पूरी टीम चलती है। तो अगर सामने वाली टीम को गुजरात टाइटंस को मुसीबत में डालना है तो कहीं ना कहीं आपको शुभमन गिल की टांग पकड़ के रखनी होगी। अगर आपने शुभमन गिल की विकेट ले ली तो कहीं ना कहीं आप गुजरात टाइटंस को मुसीबत में डालने में कामयाब हो गए हैं। अब बात करें दोस्तों शुभमन गिल की एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस की, तो बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। शुभमन गिल को लास्ट ईयर ही कैप्टेंसी दी गई थी इस टीम की
और इस टीम का कैप्टन बनने के बाद मतलब मैचेस भी इनको सोचिए ना, इनको तो पूरे मैचेस भी खेलने को नहीं मिले। इनको सिर्फ 12 मैचेस खेलने को मिले थे, क्योंकि बाकी जो 2 मैचेस थे वो शायद बारिश की वजह से धुल गए थे, जिसके चलते उनको प्रॉपर मैचेस भी नहीं मिले। बट 12 मैचेस में जो रिजल्ट आया ना वो कुछ खास रहा नहीं है। 12 मैचेस में से 5 जीती थी इनकी टीम इनके अंडर, और 7 में इनको हार का सामना करना पड़ा। अगर आप विन परसेंटेज की बात करो तो 36 है, और लॉस परसेंट की बात करो तो 64 है। तो मुझे लगता है कि बाकी कैप्टन से आप कंपेयर करोगे तो इनका रिकॉर्ड जो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट फिर भी पहला सीजन था। अब इस सीजन की बात अलग है। पिछले सीजन हार्दिक पांड्या चले गए थे, शुभमन गिल आए। थोड़ा टाइम देखिए, लगता है युवा कैप्टन बनाए गए, पर पिछले साल के शुभमन गिल और इस साल के शुभमन गिल में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। उनकी कैप्टेंसी में आपको अंतर मिलेगा, और उनके जो कॉल्स होंगे ना उनमें भी आपको अंतर मिलेगा। तो इस रिकॉर्ड पे मत जाइए, बट शुभमन गिल एज अ कैप्टन इस साल बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसा हमको देखने को मिलने वाला है। और जिस हिसाब से लग रहा है वो समझ में आने वाला है। अब दोस्तों अपनी एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि एज यूजुअल मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं, गुजरात टाइटन की पूरी स्क्वाड क्या है। तो आप लोग ना एक बार स्क्वाड पे नजर मार लीजिए, सरसरी निगाहों से देख लीजिए, क्योंकि जब उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बैट्समैन की अलग, ऑलराउंडर्स की अलग, बॉलर्स की अलग, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे ये रहेगा ना कि सुना सुना लग रहा है, देखा देखा प्लेयर लग रहा है, तो और आसानी से आप चीजें समझ पाओगे। तो ये पूरा स्क्वाड है, जितने भी गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। खेलते सिर्फ 11 हैं, बट प्लेयर 22-23 होते हैं। तो जितने भी प्लेयर है सब आपके सामने, आप एक बार इस पर नजर मार लीजिए। उसके बाद हम आगे चलिए शुरू चलते हैं एक एक करके। अब दोस्तों चलिए आगे नजर मारते हैं और स्टार्ट करते हैं जरा बैट्समैन से, कि बैट्समैन का क्या सिनेरियो है गुजरात टाइटन में इस साल का। अगर आप बैट्समैन की बात करोगे तो मतलब टॉप हैवी टीम है। जैसे एक टाइम पे आरसीबी हुआ करती थी, तो और गुजरात भी थी, बट पीछे के पास पहले डेविड मिलर हुआ करते थे, नीचे उसके बाद आपके हार्दिक पांड्या होते थे। वो अब नहीं है, बट टॉप हैवी टीम है, जिसमें शुभमन गिल, जॉस द बॉस, साई किशोर, अनुज रावत और एम सुथार। तो ये सॉरी साई किशोर नहीं है, वो गलती हो गई, साई किशोर की जगह साई सुदर्शन है। तो साई किशोर से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, साई किशोर तो इनके लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो साई सुदर्शन है। वो नाम लगभग सेम है ना, तो उससे गलती हो जाती है। तो हमारी टीम से गलती हुई स्लाइड बनाने में। साई सुदर्शन है वो जॉस बटलर के बाद जो बैट्समैन ऐसा खेलने वाले हैं। तो टॉप 3 तो इनका शानदार है, नो डाउट, कोई मतलब शिकायत ही नहीं है। ये 3 बैट्समैन देखिए, जॉस बटलर के आने से ना जो इनका ओपनिंग का एक मसला था। देखिए शुभमन गिल अपनी साइड जब परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ इस टीम ने कई पार्टनर ट्राई किए। रिद्धिमान शाह के साथ गई, रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ गई, इन्होंने मैथ्यू वेड को भी ट्राई किया, तीनों के तीनों कामयाब नहीं हो सके। बट जॉस बटलर के इस टीम में आने से ना, इस टीम की जो सबसे बड़ी कमी थी कि शुभमन गिल को एक ओपनिंग बैट्समैन का साथ नहीं मिलता था, वो कमी इनकी दूर हो गई। प्लस अब साई सुदर्शन जो है ना, वो 3 नंबर पे खेलेंगे, और कमाल के बैट्समैन है 3 नंबर के भाई। वो बंदा मुझे याद है 2023 के फाइनल, 2024-23, हाँ 2023 के फाइनल में भी उस बंदे ने शायद सेंचुरी मारी थी कि 90 कुछ रन बनाए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, और पिछले सीजन भी उनके बैट से काफी रन निकले थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन समझ लीजिए इस टीम की बैकबोन है। अब उनको जॉस बटलर का साथ मिल गया है, तो कहीं ना कहीं ये तिगड़ी जो है ना खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। बाकी अनुज रावत आरसीबी से खेले थे, पिछले साल विकेट कीपर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में मोस्टली बैटिंग करना प्रीफर करते, बट आरसीबी ने इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया था, डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी, कोई बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं दी थी। एम सुथार युवा बल्लेबाज है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अब देखना है कि क्या आईपीएल में इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, और अगर जगह मिलती है तो क्या ये उसको भुना पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों जरा ऑलराउंडर की बात कर ले। इस टीम ने ऑलराउंडर्स पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, काफी ऑलराउंडर आपको इस टीम में मिलेंगे। ग्लेन फिलिप्स हो गए आपके, शाहरुख खान जिनको पंजाब किंग्स इन्होंने लास्ट ईयर लिया था, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था शाहरुख खान ने ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। महिपाल लोमरोर जो राजस्थान रॉयल से खेलते थे, अब इस साल गुजरात टाइटन से खेलते हुए दिखाई देंगे। करीम जन्नत अफगानिस्तान के एक और ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर। साई किशोर, ये है साई किशोर जिनकी मैं बात कर रहा था। ऊपर साई सुदर्शन से ना हम थोड़ा गलत फहमी खा गए थे, तो वो साई किशोर हैं जिनका मैं आपको जिक्र बता रहा था। उसके बाद आगे अरशद खान, इनको आपने मुंबई इंडियंस से खेलते हुए देखा होगा, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं। मतलब एक मैच मुझे याद है जिसमें मुंबई इंडियंस बुरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, उस मैच में अरशद खान ने अपना आके टीम को बचाया था, एक हाफ सेंचुरी भी शायद लगाई थी, और विकेट ली थी कि नहीं ली थी उसका मैं ध्यान नहीं है, बट परफॉर्मेंस इनकी डिसेंट थी। बट ये है कि इनको क्या मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर डिपेंड करता। जयंत यादव,
ये भी अच्छे बॉलर हैं। अब देखिए क्या परफॉर्मेंस इस साल आईपीएल में कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अगर मैं बात करूं इस टीम में तो ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स, चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करी थी इन्होंने, प्लस बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं। और क्या है ना कि फील्डिंग भाई, उड़ता फिलिप्स हमको कई बार देखने को मिला चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर चाहे वो विराट कोहली का कैच हो, चाहे खुद शुभमन गिल का कैच हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं वो आपके या तो विन होता है या तो लन होता है, क्या नाम है आपके कैप्टन का, रिजवान भाईजान का कैच हो, तीनों कैच हमने देखे। और मुझे लगता है जब शुभमन गिल का कैच पकड़ा होगा ना ग्लेन फिलिप्स ने, तो शुभमन गिल ने कहा होगा बेटा तू आइयो मेरी टीम में, एक मैच खेलने नहीं दूंगा तुझे, बैठा के पानी ना पिलवाना तो मेरा नाम है शुभमन गिल नहीं। मन में सोचा तो जरूर होगा इन्होंने। तो ये पूरा ऑलराउंडर सेकंड। अब जरा आप बॉलर्स की बात कर लीजिए। बॉलिंग भाई साहब इस टीम की भी अच्छी है, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स की मैंने बात करी थी, इस टीम ने भी इंडियन बॉलर्स पर दाव दिया है। बट ये है कि दिल्ली कैपिटल जब प्रॉपर ही इंडियन बॉलर्स पर चली गई है, तो इस टीम ने इंडियन प्लस फॉरेनर का अच्छा मिश्रण तैयार किया है। कगिसो रबाडा है इनके पास, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा, फिर राशिद खान आ जाते हैं, ईशांत शर्मा को इस बार अपनी टीम में उन्होंने रखा है। लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल से खेले थे, इस साल ईशांत शर्मा आपको गुजरात टाइटन से खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली, राहुल तेवतिया, एम सुधार, कुलवंत खिजरोलिया और आपके जीएस ब्रार। इनका पूरा नाम क्या है यार जीएस ब्रार का, रुकिए मैं एक सेकंड आपको चेक करके बता देता हूँ। गुरलीन ऐसे कुछ इनका नाम है, इनका नाम है जीएस ब्रार साहब का, गुरनूर ब्रार नाम है इनका, गुरनूर ब्रार। तो गुरनूर ब्रार है इनका नाम जीएस ब्रार का। तो ये है इनके साथ, तो ये इनका पूरा बॉलिंग है। और मतलब कि एक बोलते हैं ना कि अगर ये हंट इन पैक करेंगे ना तो डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है, बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। तो ये कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो अपनी टप्पा मिस नहीं करते, अच्छी हाइट से बॉल कराते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ एक दिक्कत ये होती है कि इनको इंजरी बहुत होती है। स्टार्ट उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स से किया था, फिर राजस्थान रॉयल्स ने इनको पिक किया, फिर अब गुजरात टाइटंस ने इनको पिक किया। बट इनके साथ वही है कि चोट के चलते टीम में अंदर बाहर होते हैं। इंडिया टीम के लिए भी उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, शायद T20 भी खेला है, बट वही है ना कि इंजरी के चलते ही अंदर बाहर रहते। तो एक ही कंसर्न है कि अगर ये फुली फिट हैं तो इस टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली भाई, लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस ने इनको लिया था, उसके लिए उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, बट फिर उनको जाने दिया। उम्मीद हमें ये थी कि शायद विराट कोहली को फिर से रिटेन करेगी मुंबई, रिटेन नहीं करेगी तो ऑक्शन में इनके पीछे जाएगी या राइट टू मैच कार्ड भी खेल सकती है। बट ऐसा कुछ मुंबई ने नहीं किया, विराट कोहली को जाने दिया और गुजरात टाइटंस ने इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। बात करें राहुल तेवतिया को, तो इन्हें बॉलर सेक्शन में रखा गया है, बट ये बॉलर वाला कुछ खास काम करते नहीं है। कभी 2-3 मैचेस में इनसे एक आध बॉलिंग डलवा ली जाती, मोस्टली तो ये फिनिशर का ही रोल इस टीम में निभाते हैं। और लास्ट सीजन वो रोल भी ये ठीक से नहीं निभा पाए थे, इस सीजन ये कर पाते हैं कि नहीं भगवान ही मालिक है। बात करें कुलवंत खिजरोलिया की, तो इनको पहली बार हमने देखा था आरसीबी के लिए खेलते हुए। आरसीबी के स्काउट ने इनको पिक किया था, वहां से ये आए थे, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उसके बाद ये अब आ गए हैं और गुजरात टाइटंस में। देखिए वैसे तो इनके मौका मिलने का इनको चांस कम है, बट मौका अगर इनको मिलता है तो फिर इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने आप को प्रूव करने की और अपनी टीम को एक और टाइटल जिताने में मदद करने की। तो दोस्तों ये पूरा स्क्वाड था आपके सामने। अब हम नजर मार लेते हैं जरा एक बार इन सीपी स्ट्रेंथ पे, बॉलर्स पे आप नजर मार लीजिए। थोड़ी सी गलती हो गई, फंस गया था यहाँ पे स्लाइड। तो ये बॉलर हैं जिनकी मैंने बात करी। अब जरा इस टीम की हम स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की शॉर्ट एनालिसिस में। स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे तो एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर है, जिसकी मैंने पहले ही आपसे बात कर ली थी कि जिसमें साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉर्ज बटलर टॉप 3 जो है ना ऐसे बैट्समैन है कि अगर ये चलना शुरू होंगे तो नीचे वालों की बैटिंग आने की ही जरूरत नहीं, ये 3 ही मैच खत्म करके चले जाएंगे। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पर तो प्रेशर आने ही नहीं देंगे। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप। तो भाई बॉलर्स की तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है ना कि जिसमें रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, विराट कोहली जैसे बॉलर हो तो उस टीम का क्या ही कहने। बट अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये है ना कि इन खिला ये सिर्फ 4 प्लेयर सकते हैं। अब देखिए राशिद खान और जॉर्ज बटलर तो फिक्स हैं कि ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब बचे 2 फॉरेनर्स, तो उनके लिए इनके पास ऑप्शन है विराट कोहली, उसको भी खिला लेंगे तो इनके पास देखिए 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, फिर 1 फॉरेन बैट्समैन बचेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 बैट्समैन या 1 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। उसमें रबाडा हो गए, आपके मोहम्मद सिराज हो गए, 2 मेन फास्ट बॉलर ऊपर से नई बॉल के लिए, फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, फिर राशिद खान बीच में आ जाएंगे,
आपको 1-2 ओवर मिल जाएंगे राहुल तेवतिया से, अरशद खान को भी ये टीम ट्राई कर सकती है। तो इनके पास कई ऑप्शन है, पर मोस्टली मुझे लगता है कि ये दो फॉरेनर बॉलर और 2 फॉरेन बैट्समैन के साथ ही जाने वाले हैं। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं इस टीम की एक और स्ट्रेंथ के बारे में। तो वो ये है कि इस टीम के पास ना ऑलराउंडर अच्छे हैं, डिसेंट ऑलराउंडर सेक्शन है इनके पास। बस इस ऑलराउंडर सेक्शन में कमी वही है कि थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस की कमी, और एक एस्टेब्लिश ऑलराउंडर के नाम पे ना इनके पास वॉशिंगटन सुंदर हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं। 2 इनके पास ऐसे हैं जो स्टेब्लिश ऑलराउंडर हैं। अदरवाइज सब डोमेस्टिक खेलते हैं, उतना अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट गुजरात टाइटंस की खास बात रही है कि जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होता है ना, ये उस हिसाब से उसका ए गेम लेके आता है और उसका नाम ना छा जाता है। जिसकी सीधी सादी मिसाल आपको मैं दूं ना, तो एक प्लेयर थे इनकी टीम में, अभिनव मनोहर। तो उनका नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन गुजरात टाइटन में आने के बाद उन्होंने कैमियोस कुछ खेले हैं और ताबड़तोड़ कैमियोस खेलने हैं। इस साल उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में रख लिया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैदराबाद की जो नीचे कमी है ना, कि जो वो अब्दुल समद में ढूंढ रहे थे, अब शायद वो अभिषेक मनोहर से वो काम करा, जो फिनिशिंग टच था वो मनोहर करके इनको दे सकते हैं। अब दोस्तों जरा हम नजर मार लेते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है। सॉरी, स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस के ऊपर। वीकनेस की जरा बात कर लें। हो जाती है गलती सभी से, थोड़ा हो गई मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। वीकनेस की अगर आप बात करोगे तो इन एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है। जी हाँ, मैंने बोला ना इनकी स्ट्रेंथ है कि टॉप हैवी टीम है, बट जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, वो थोड़ा सा मुझे इन एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, इनके पास डेविड मिलर होते थे, नीचे से अभिनव मनोहर होते थे, तो इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर था वो काफी एक्सपीरियंस था, स्टेब्लिश था। बट इस बार मिलर की कमी इनको जरूर खलेगी, अभिषेक मनोहर की कमी भी इनको जरूर खलेगी नीचे से। अब इनकी टीम में रिद्धिमान साहा भी नहीं है। राहुल तेवतिया किस टच में नजर आते हैं उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। दूसरा है कि एस्टेब्लिश वही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इनके पास भी नहीं है। एक है इनके पास अरशद खान, जो कि ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, बट एक एस्टेब्लिश नाम जो होता है ना, वो नाम इनके पास अब नहीं है। पहले जो इनके पास हार्दिक पांड्या थे, जो बॉल और बैट से दोनों से ही मैच विनर थे, उनकी कमी कहीं ना कहीं इनको खलने वाली है फिर से। 2024 में भी खलीजी और शायद 2025 में भी वो खल सकती है। और फिनिशर्स की इनके पास कमी है। हालांकि ग्लेन फिलिप्स में वो फिनिशर ढूंढेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिनिशर इन्होंने नहीं रखे हैं, उसका खामियाजा ये टीम भुगत सकती है। उस देखिए ना, बात ये होती है ना कि फिनिशर के नाम पे देखिए इन्होंने सरफन रदरफोर्ड को भी लिया है, मुझे लगता है एज अ फिनिशर वो के लिए ही तौर पे लिया हो, या फिर करीम जन्नत को उन्होंने टीम में शामिल किया, या ग्लेन फिलिप्स हो गए, या फिर ये अनुज रावत को भी मौका दे सकते हैं एज अ फिनिशर। बट बात ये हो जाती है ना कि इनके पास उतना कैलिबर है कि जब सरफन रदरफोर्ड है, पेस बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलेंगे, बट जहां बॉल फंस के आएगा, स्पिन कॉम्बिनेशन आएगा, वहां दिक्कत इनके साथ है। करीम जन्नत की भी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के लिए अभी इस रीसेंट पास में उतनी अच्छी नहीं रही है। ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छे बैट्समैन है जहां फास्ट बॉलिंग कंडीशंस होती हैं, बट स्पिन के सामने हमने इनको भी स्ट्रगल करते देखा है, चाहे वो टीम इंडिया के सामने हो या फिर श्रीलंका के सामने हो। तो ग्लेन फिलिप्स स्पिन में कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो यही एक दिक्कत है कि इनके पास अगर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता जो एज अ फिनिशर भी अपना रोल निभाता, तो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए ना ये चीजें आसान पड़ जाती। पर अब देखिए जो नहीं है वो नहीं है, इसीलिए ये चीज ना वीकनेस में डाली गई है। अब जरा हम अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी गुजरात टाइटंस के पास खुद है, वो ये है कि सेकंड मेडन टाइटल ही अपना हासिल कर सकते हैं। अब जो 2023 में इनके हाथ से जो ट्रॉफी निकल गई थी, उसको ये दोबारा से पा सकते हैं। सिराज के पास भी मौका है कि जो रोहित शर्मा ने एक पॉइंट रखा था कि ये ओल्ड बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं कराते हैं, तो अगर सिराज में पोटेंशियल है तो यही मौका है, आईपीएल में पुरानी बॉल से बॉल करें। खुद मतलब एक वो लें अपने ऊपर जिम्मेदारी कि भाई नहीं, मुझे बॉल दीजिए, मैं पुरानी बॉल से करूंगा, मैं कर सकता हूँ। जो मुझ पर ठप्पा लगाए कि मैं पुरानी बॉल से उतना सुटेबल नहीं हूँ, तो वो मैं चेंज करूँ कि जी मैं पुरानी बॉल से भी बॉलिंग कर सकता हूँ, विकेटें लेके भी दे सकता हूँ। तो जो मेरे ऊपर एक मुहर लग गई है कि मैं पुरानी बॉल से उतना यूजफुल नहीं हूँ, या उतना फुल थ्रॉटल के साथ बॉलिंग नहीं कर सकता, एडवांटेज नहीं ले सकता पुरानी बॉल का, तो वो सब मिथ है। तो मोहम्मद सिराज के पास बहुत बड़ा मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपना स्किल सेट दिखाने का कि भाई जितना खतरनाक मैं नई बॉल से हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक मैं पुरानी बॉल से हूँ। अब अगर आप थ्रेट की बात करोगे तो थ्रेट इनका ये है कि जो इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है जब इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा।
पहले वही बात होती कि हार्दिक पांड्या हो गए, डेविड मिलर हो गए, राहुल तेवतिया हो गए, ये 2-3 लोग मिल के टीम को संभाल लेते थे जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता था। अब क्या होगा जब ऊपर से जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन तीनों किसी दिन बुरा दिन आया इनकी टीम पर, तीनों के तीनों जल्दी आउट हो गए, तो उस कंडीशन में मिडिल ऑर्डर क्या करेगा। देखिए इनके मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे शाहरुख खान हैं, जिन्होंने मतलब पंजाब किंग्स के साथ वो खेले तो पंजाब किंग्स ने उनको नीचे ही खिलाया, उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया। बट गुजरात टाइटंस में जब आए थे तो स्टार्टिंग में उनको नीचे खिलाया गया था, बट जब से उनको 4 नंबर खिलाया था तो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दी थी। एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, ताबड़तोड़ रन भी बनाए थे, मुश्किल सिचुएशन से भी टीम को निकाला था। तो मुझे लगता है कि जो डेविड मिलर का रोल था वो शायद शाहरुख खान को मिले, बट फिर भी उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। आईपीएल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट उनको मौके नहीं मिले उस नंबर पे, तो उनके लिए भी ये नंबर नया होगा। तो कहीं ना कहीं टेस्ट तो जरूर होगा इस मिडिल ऑर्डर का ऊपर, कि भाई जब इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप करेंगे ना तो ये मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करने वाला है। अब दोस्तों जरा एक नजर मार लीजिए इसकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे। मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 है, आपको कुछ कमी लगती है, आपको लगता है कि इससे बेटर प्लेइंग 11 होनी चाहिए, आपके माइंड में कोई प्लेइंग 11 हो तो उसको कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 है। शुभमन गिल और जॉस बटलर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, अगर फिट हैं तो डेफिनेटली ये जोड़ी ही आपको ओपन करते हुए दिखाई देगी। 3 नंबर आपको खेलते दिखाई देंगे साई सुदर्शन, 4 नंबर पे आएंगे शाहरुख खान जिनकी मैंने अभी बात करी थी, 5 नंबर आपको महिपाल लोमरोर खेलते हुए दिख सकते हैं। लोमरोर या फिर अनुज रावत, इनमें से कोई एक तो आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। यह भी हो सकता है कि शायद लोमरोर नीचे आए और ग्लेन फिलिप्स आपको ऊपर खेलते हुए दिखाई दें। फिर मेरे हिसाब से 6 नंबर ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे, 7 वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। ये भी हो सकता है कि लोमरोर आपको 7 खेलते हुए दिखाई दे और वॉशिंगटन सुंदर आपको 5 खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में तो वॉशिंगटन सुंदर ओपन भी करते हैं। फिर आपको राशिद खान दिखाई देंगे, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट पर में आपको राहुल तेवतिया या फिर अरशद खान में से कोई एक खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर साई किशोर को भी ट्राई कर सकते हैं अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो तो। अब देखिए दोस्तों किसका क्या रोल रहने वाला है। जैसे शाहरुख खान की मैंने बात कर ली, वॉशिंगटन सुंदर देखिए एक एडवांटेज क्या है इनके साथ, मैंने बोला था अच्छे खासे ऑलराउंडर्स हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर प्रॉपर 4 ओवर करते हैं और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, इंडिया के T20 स्कीम्स में भी हैं, तो अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं और अच्छी बॉलिंग भी कराते हैं। अगर आप बॉलिंग देखोगे ना तो निसंदेह कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज आपको नई बॉल से 2-2 ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद बॉलिंग की जिम्मेदारी आ जाएगी प्रसिद्ध कृष्णा पे और राशिद खान के ऊपर। फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर से भी बॉलिंग होती हुई दिखाई देगी, 1-आध ओवर आपको डालते हुए दिखाई देंगे ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान और लोमरोर भी एक आधा, जरूरत पड़ी तो लोमरोर भी हाथ घुमा सकते हैं, साई सुदर्शन भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो मतलब कि बॉलर्स की तो कमी है ही नहीं, देखिए साई सुदर्शन 1, शाहरुख खान 2, ग्लेन फिलिप्स 3, वॉशिंगटन सुंदर 4, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल तेवतिया भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो मतलब किसी बॉलर का दिन खराब हो तो इनके पास बैकअप है। बट वही है कि एक जो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की कमी अगर खलती है तो कहीं कहीं पे स्पिन की मदद नहीं होगी, जैसे चिन्नो स्वामी में स्पिन को बिल्कुल मदद नहीं मिलती, वहां बॉलर की पढ़ाई होती है, तो वहां एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर काम आ जाता है। बाकी इन एक्सपीरियंस तो देखिए है, चाहे आप लोमरोर उठा लो, शाहरुख खान उठा लो, वॉशिंगटन सुंदर उठा लो, तो इन एक्सपीरियंस देखिए है कि बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं, बट फिर भी जिस हिसाब से टीम में लग रही है ऑन पेपर ये टीम भी खतरनाक है। जो डार्क हॉर्स की हम बात करते हैं ना, तो डार्क हॉर्सेस है ये टीम। बाकी दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंज आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली करके मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरे को भी मालूम पड़े कि भाई क्या सीन चल रहा है, आप लोगों के हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए। और दोस्तों गुजरात टाइटंस लग रही है ऑन पेपर सॉलिड की इस साल कुछ धमाल मचाने वाली, सबको सरप्राइज करने वाली है। लास्ट सीजन ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्लेऑफ के लिए, बट इस सीजन लग रहा है कि शुभमन गिल की ये टीम शुभमन गिल के नेतृत्व में कुछ खतरनाक करने वाली है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।